नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। वह विषय है शेयर मार्केट में किसी भी शेयर के जो दाम है या प्राइस है वो बढ़ता या घटता क्यों है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी स्टॉक के प्राइस के बढ़ने या घटने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विषय, जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में नए होंगे, तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठता है। आप देखते होंगे कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है, उसके प्राइस बढ़ता है तो काफ़ी बढ़ जाता है, और घटता है तो एक काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिलता है। बढ़ता है तो शार्प बुलिश ट्रेंड में चला जाता है, और अगर घटता है तो एक तेज़ी से नीचे की ओर भागता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर हम फंडामेंटल या उसके अर्निंग्स को देखें, तो बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कि स्टॉक के प्राइस में गिरावट या बढ़त देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन सारे कारकों के विषय में, कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, खास करके अगर आप बिगनर्स हैं या आप ये बहुत सारे कारणों में जो महत्वपूर्ण कारण होते हैं उसको जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और आप ओपन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चाहे तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी स्टॉक के गिरने या बढ़ने के, लेकिन आज की वीडियो में हम जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वह है हमारा किसी भी स्टॉक का डिमांड और सप्लाई का खेल। अब डिमांड और सप्लाई किस चीज का है? कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, तो वो कुछ शेयर के बदले में मार्केट से पैसा उठाती है। मान लीजिए किसी भी स्टॉक का जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है वो 1 लाख है। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, जिसमें सारे बायर्स जो होते हैं उसको खरीद के अपने डीमेट अकाउंट पे रखते हैं। अब आप देखते होंगे, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तो आप देखते होंगे कि जब ऑर्डर लगता है तो एक तरफ बायर्स की लिस्ट होती है और दूसरी तरफ सेलर्स की लिस्ट होती है। अब एक दिन में मान लीजिए सारे स्टॉक के तो ट्रांजेक्शन होते नहीं है, बाई और सेल होते नहीं है। तो मान लीजिए कि किसी भी डेट में, मान लीजिए आज के ट्रेड ओपन होते ही अगर किसी भी स्टॉक का में जो बायर्स हैं वो मान लीजिए कि 100 है, 100 लोग हैं, जो 100 नंबर ऑफ शेयर्स बाई के लिए ऑर्डर लगा हुआ है। अब सेलर्स भी होते हैं अवेलेबल। सेलर्स क्या करते हैं, वो सेल करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं। बायर्स क्या होते हैं, बाय करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं। अब मान लीजिए बायर्स जो है वो 100 क्वांटिटी, एक सपोज मैं बता रहा हूँ समझने के लिए कि 100 शेयर के बायर्स अवेलेबल है किसी भी प्राइस। अब सेलर्स अगर 110 है, तो ऑब्वियसली किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है, सेलर्स ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी सेल के लिए जो स्टॉक का क्वांटिटी है वो ज्यादा है, जबकि बाय बाय करने वाले कम कम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, गिरता है। लेकिन वाइस वर्सा, अगर किसी भी स्टॉक का में बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है, मान लीजिए 100 बायर्स हैं और सेलर्स 80 है या 90 है, तो उस केस में क्या होगा कि बायर्स अपने प्राइस को और बढ़ाएंगे ताकि उनको वो बाई कर सके। तो सेलर्स फिर अपने प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। इस तरीके से जब जैसे हम बोली लगता है किसी तो उसमें प्राइस बढ़ते जाता है, बढ़ते, तो उस तरीके से जब अगर सेलर्स कम हो, बायर्स ज्यादा हो, तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। अगर सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है, तो उस स्टॉक का प्राइस गिरता है। लेकिन दोस्तों, यही आपको समझना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो खास करके जो पेनी स्टॉक है या स्मॉल कैप
स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है, उसमें आप बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो यहीं पे खेल करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक जो छोटे पेनी स्टॉक होते हैं, 10 रुपए 5 रुपए के स्टॉक, बड़े खिलाड़ी क्या होते हैं, वो मार्केट से बहुत सारे बल्क में स्टॉक उठा लेते हैं और फिर वो मार्केट में फॉल्स न्यूज स्प्रेड कराते हैं कि इस स्टॉक का पैसा भागने वाला है। तो उस कारण से जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो उस ट्रैप में फंस जाता है और ऊपर के लेवल पे फंस जाता है और फिर वो तो आप इस इश्यू को सही तरीके से समझिए। आप जिस भी स्टॉक में जो लिक्विडिटी का कोई इशू ना हो, मार्केट में किसी भी स्टॉक, अब मान लीजिए आपने शॉर्ट ही कर दिया और आपको फिर स्टॉक मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में आपको अनलिमिटेड लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो बी केयरफुल, खास करके इंट्राडे या ट्रेडिंग में आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, डिमांड और सप्लाई का। तो ये है कि अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस ये बायर्स अगर कम होते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो उस स्टॉक का प्राइस गिरता है, और अगर बायर्स ज़्यादा हो, सेलर्स कम हो, तो प्राइस बढ़ता है। दूसरा कारण होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। क्वार्टरली रिजल्ट आता है, साथ ही साथ उसका हिस्ट्री डेटा, उसका प्रॉफिट मार्जिन, बिजनेस ग्रोथ क्या है, उसको देखकर निवेशक क्या करते हैं, एक सेंटिमेंट बनता है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली 3 ईयर 5 ईयर अपना प्रॉफिट अच्छा CAGR मेंटेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस स्टॉक का प्राइस जो है वो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी पी वैल्यू जो है वो काफी हाई चली जाती है। तो अगर सिमिलरली अगर किसी भी स्टॉक का जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं किया किसी भी क्वार्टर में या ईयर में, उसका प्रॉफिट मार्जिन गिर गया या लॉस हो रहा है या उसके बिजनेस सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में उस स्टॉक के प्रति एक निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है, जिसके कारण से जो लंबे समय से या शॉर्ट टर्म वाले जो इन्वेस्टर हैं वो अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके उस स्टॉक से बाहर आना चाहते हैं, तो इस कारण से एक शार्प करेक्शन की संभावना दिखती है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी एक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी स्टॉक के प्राइस को बढ़ने या घटने का। तीसरा जो हमारा आता है वो इंडस्ट्री ट्रेंड और इकोनॉमिक कंडीशन। अब मान लीजिए इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, हालांकि मार्केट में हर इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है, उसको भी आपको समझना होगा, लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो इमर्जिंग इंडस्ट्री होते हैं, जैसे अभी के समय में आप मान लीजिए रेलवे या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियां जो एआई वगैरह पे काम कर रही हैं, तो उनका एक आने वाले समय में एक क्लियर विजन दिख रहा है कि वो उनका ग्रोथ स्टोरी क्लियर है, तो उस कंडीशन में उनका इवेल्युएशन मार्केट में डिमांड एक अचानक से उसका बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसका उल्टा होता है, अगर इंडस्ट्री का ट्रेंड खराब है, मतलब आने वाले से जैसे कोल हो गया या बाकी जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जिनका आने वाले समय में फ्यूचर उतना क्लियर नहीं है, तो उस कंडीशन में उनकी डिमांड जो है गिर जाती है, जिसके कारण से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है। साथ ही साथ जिस भी लोकेशन या जिस भी कंट्री के साथ आप इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज या उस कंट्री का जो भी कंपनी के में आप इन्वेस्ट कर, स्टॉक में एक भारी ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अगर मार्केट गिरेगा तो वो इंडिविजुअल स्टॉक भी गिरेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है इंडस्ट्री इसका ट्रेंड एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जियोग्राफी। नेक्स्ट जो चौथा मेन पॉइंट है वो है हमारा मार्केट सेंटिमेंट। दोस्तों, अगर आप बिगनर भी होंगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट क्या है कि एक सेंटिमेंट से का चलता है। टेक्निकल फंडामेंटल ये सब कुछ है, लेकिन खास करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट के सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो आपको किसी भी चीज का उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की सोच रहे हैं तो आपको सेंटिमेंट पे नजर जरूर रखना। अब सेंटिमेंट में क्या होता है, किसी भी स्टॉक का रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड अच्छा है,
उम्मीद होता है कि ये अच्छा करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। साथ ही साथ कोई ऐसी पॉलिसीज आने वाली है जो किसी भी स्टॉक को डायरेक्ट बेनिफिट कर सकती है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले 2 सालों में देखे होंगे। जो रेलवे की 10 रुपए 20 रुपए की जो स्टॉक थे, आज 200 300 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या है वो? एक मार्केट का सेंटीमेंट बना कि रेलवे सेक्टर में एक अच्छा आने वाला समय में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके कारण से उनके फंड इवन फंडामेंटल या टेक्निक फंडामेंटल में भी कोई बदलाव नहीं है, ना ही उनके प्रॉफिट मार्जिन में कुछ चेंज आया है पिछले 2 3 सालों में। हल्का फुल्का फर्क ही पड़ा है, लेकिन उस जिस प्रोपोर्शनल वो स्टॉक बढ़े हैं उतना तो ड्रास्टिकली कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो स्टॉक लगभग 10 गुना 20 गुना बढ़ गए हैं उनके प्राइस। तो मार्केट क्या है? सेंटीमेंट। आप अडानी का ले लीजिए, एक दिन में 20% का एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया, एक किसी ने एक न्यूज प्लांट करवाया, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, जिसके कारण से पिछले 2 3 बार से अदानी के सर में भारी गिरावट देखने को मिला, लेकिन 1 2 दिन में ही वो या 10 दिन में वो रिकवर हो जाता है। तो क्या है कि मार्केट एक सेंटीमेंट से काम चलता है, और उस सेंटीमेंट को आपको कैच करना होगा। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट है तो आपको शॉर्ट करके पैसा बनाना होगा, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो आपको बाई करके बनाना होगा। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट किसी भी, अब मान लीजिए जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे एआई का सेक्टर है, सेमीकंडक्टर का सेक्टर है, इनका एक सेंटीमेंट आने वाले समय के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। तो इन सेक्टर की कंपनियों में आप अगर निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर ट्रेडिंग के लिए के हिसाब से तो देखना है तो आपको डे टू डे सेंटीमेंट को वॉच करना पड़ेगा। ग्लोबल इवेंट्स, नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वो हमारा ग्लोबल इवेंट्स। दुनिया में जो भी चीजें घटती है तो उसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे मार्केट पे जरूर पड़ता है। जैसे मान लीजिए तेल की प्राइस में उछाल आ जाए, कहीं पे युद्ध हो, जैसे यूक्रेन रसिया यूक्रेन युद्ध के समय में भी मार्केट काफी करेक्शन देखने को मिला था। कोरोना के कारण मार्केट में कितना बड़ा तबाही मचा था। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए बड़ी कंपनी, तो वो सारी चीजें मार्केट को काफी प्रभावित करती है। साथ ही साथ किसी भी बड़ी कंपनी बड़ी कंट्री का कोई आर्थिक पॉलिसी आ जाए, जैसे इंटरेस्ट रेट का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जिस सेंस में वो न्यूज आता है, उसका वो असर दुनिया के मार्केटों में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है छठा हमारा सरकारी नीतियां और रेगुलेशन। खास करके जो रेगुलेटरी से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे टोबैको हो गया, या पेट्रोलियम हो गए, या बहुत सारी चीजें कंपनियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट रेगुलेटरी के अंडर में आती हैं, तो खास करके उन पे एक हमेशा तलवार लटका रहता है, जैसे पीएसयूज कंपनी है। तो इसी कारण से हमेशा देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की बनिस्बत पीएसयू अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन उनका मार्केट उनको अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता है। तो सरकारी नीतियों और रेगुलेशंस का भी किसी भी स्टॉक के प्राइस को ये बढ़ने या घटने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आपका बीमा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उन पे भी इसका एक असर जरूर रहता है। टेक्निकल, नेक्स्ट जो सातवां लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। दुनिया भर के ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू किसी भी स्टॉक का प्राइस को एनालाइज करते हैं और एक्चुअल प्राइस निकालने का प्रयास करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस जेन्युइन लेवल पे होता है तो उस पे मतलब वो इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करता है। खास करके जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो वो बल्क डील होती है, तो जिसके कारण से एक तेजी देखने को उस स्टॉक में मिलता है। सिमिलरली अगर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका फंडामेंटल खराब हो रहा है, या एफआईआई या डीआईआई या जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना धीरे धीरे उस स्टॉक से निकलने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से भी शेयर मार्केट में एक शार्प करेक्शन को देखने को मिलता है।
सिमिलरली अगर उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा है, तो बड़े इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो धीरे-धीरे उस स्टॉक में आना शुरू करते हैं, जिसके कारण से उसमें एक भारी तेज़ी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था कुछ महत्वपूर्ण कारण जो किसी भी स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं या तेजी से नीचे की ओर लाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक प्रयास किया खास करके उनके लिए जो अभी बिगिनर्स हैं, जिनको मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है। तो कुल मिला के यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।